एवरीवन टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 28 मई करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स गाइस, इनको आप कवर करते रहिए, जिससे आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी में आपको इनका जो मैटर है, जो डेटा है, वो आपका यूज़ आएगा। चाहे आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो या मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हो, सभी के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो डेटा है वो आप उसमें कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स को और भी ज़्यादा एनहेंस करने के लिए, अपने हिस्से को और भी अच्छा बनाने के लिए। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइस बताना चाहूँगा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। साथ साथ एडवोकेट जनरल का जो आरओ का जो मेंस एग्जाम है, उसके लिए भी फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं, जो चाहते हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, तो वो भी मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 28 मई करंट अफेयर्स। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है GS1 से कि संगीत कला निधि अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। तो म्यूज़िक अकेडमी के ये अवार्ड्स हैं, जो संगीत कला निधि अवार्ड्स हैं, और ये 2020, 2021 और 2022 तीनों साल के लिए लॉन्च कर दिए गए हैं, अनाउंस कर दिए गए हैं। क्योंकि 2020 और 2021 में कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा था, तो उस वजह से इन 2 सालों में अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। नोटेड वोकलिस्ट एंड टीचर नेवेली आर संथान गोपालन हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द अवार्ड फॉर 2020। तो 2020 के लिए इनको सिलेक्ट किया गया है। 2021 के लिए सिलेक्ट किया गया है मृदंगम मेस्ट्रो तुरुवरूर भक्त वत्सलम। तो भक्त वत्सलम को किया गया है 2021 के लिए, और 2022 के लिए किया गया है जो वायलिनिस्ट हैं, यानी कि वायलिन बजाते हैं, लालगुडी JHR कृष्णन, और उनकी सिस्टर हैं GJR विजय लक्ष्मी। तो ये 2022 के लिए सिलेक्ट किया गया है। फिर नागेश्वरम प्लेयर जो है बड़ा देखो अजीब सा नाम है, खिजवेलूर गणेशन, इनको सिलेक्ट किया गया है संगीत कला आचार्य अवार्ड के लिए 2020 में। 2020 के लिए जो वोकलिस्ट हैं और म्यूजियोलॉजिस्ट हैं रीथा राजन, इनको 2021 के लिए, और जो म्यूजियोलॉजिस्ट हैं वैनिका RS जयलक्ष्मी, इनको 2022 के लिए। तो ये तो है जो आचार्य अवार्ड है, यानी कि जो टीचर्स को अवार्ड मिला है, और ये संगीत कला निधि अवार्ड्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अवार्ड किसको मिला है। ये सवाल पूछा सकता है, 2022 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट GS2 से न्यूज़ आ रही है, विनय कुमार सक्सेना इज़ द न्यू LG ऑफ दिल्ली। तो विनय कुमार सक्सेना जो हैं वो नए LG होने जा रहे हैं, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं दिल्ली के। तो विनय कुमार सक्सेना जो चेयरमैन हैं खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के, उनको अपॉइंट किया गया है न्यू LG ऑफ दिल्ली। इससे पहले अनिल बैजल हुआ करते थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है मायोपिया प्रेवलेंस, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ है कि मायोपिया का जो प्रेवलेंस है वो बढ़ता जा रहा है लोगों में। तो WHO एस्टिमेट्स दैट देयर वर नियरली 2 बिलियन पीपल, 200 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनको 2010 में मायोपिया था। अ क्वार्टर ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि उस समय की जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी उसका क्वार्टर, यानी कि 25% अगर हम समझें तो। मायोपिया होता क्या है? मायोपिया ये होती है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। ये एक डिजीज़ है, एक बीमारी है आँख की, जिसमें हमें क्या होता है, हमें पास का दिखना बंद हो जाता है। अ क्वार्टर ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन बाय 2030 दे प्रोजेक्ट मायोपिया प्रेवलेंस टू रीच 3.3 बिलियन पीपल। और ये माना जा रहा है WHO के अकॉर्डिंग कि 2030 तक जो मायोपिया है ये 3.3 बिलियन लोगों में हो जाएगा, यानी 330 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगा। तो मायोपिया इज़ कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रन, ज़्यादातर बच्चों में होता है मायोपिया। एज दे ग्रो एंड देयर बॉडीज चेंज, द लेंथ ऑफ द आई बॉल एंड इट्स पावर टू रिफ्रैक्ट लाइट डो नॉट ऑलवेज अलाइन, लीडिंग टू विजन दैट इज़ ब्लरी। तो क्या होता है कि जब जैसे छोटा बच्चा होता है, जब वो बड़ा होता है, तो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा होता है, तो उसकी जो आई बॉल होती है और जो उसकी पावर है आई बॉल की लाइट को रिफ्रैक्ट करने की, वो दोनों चीज़ें साथ में अलाइन नहीं हो पाती। अगर ये अलाइन नहीं हो पाती तो बच्चे का जो विजन है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और उसको ब्लरी दिखने लगता है, ब्लर्ड दिखने लगता है। तो इसको एक चश्मा लगवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जो डिफेक्ट है उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज इनफ टू करेक्ट दिस मिसमैच। प्रोग्रेसिव मायोपिया आफ्टर ए पॉइंट लीड्स टू हाई मायोपिया, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लूकोमा और मैक्यूलर डीजेनरेशन दैट कैन कॉज परमानेंट विजन लॉस। कुछ स्टूडेंट्स में या कुछ बच्चों में देखा गया है, कुछ चिल्ड्रन में देखा गया है कि प्रोग्रेसिव मायोपिया पाया गया है, यानी कि जो मायोपिया है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यानी अगर वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी तो उसके वैसे टाइम ऐसा आएगा कि वो परमानेंट विजन लॉस हो जाएगा, यानी कि परमानेंटली उस आँख से दिखना बंद हो जाएगा। डेटा फ्रॉम द ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैव बीन पर्टिकुलरली अलार्मिंग। ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ से डेटा बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। कहा जा रहा है कि इवन बिफोर द नोवल कोरोना वायरस पैंडमिक 80 to 90% ऑफ हाई स्कूल चिल्ड्रन इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया
वर प्रेजेंटिंग विद मायोपिया। तो 80 से 90% जो हाई स्कूल के जो बच्चे थे ईस्ट एशिया के और साउथ ईस्ट एशिया के, उनको मायोपिया की दिक्कत है। नियरली 20% ऑफ देम हैड हाई मायोपिया, और 20% छात्र ऐसे हैं, 20% बच्चे ऐसे हैं जिनको हाई मायोपिया की प्रॉब्लम है। प्रोजेक्शन शो नियरली 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल बी मायोपिक बाय 2050। तो प्रोजेक्शन ये शो करते हैं कि दुनिया की आधी से ज़्यादा जनसंख्या, करीब करीब आधी जनसंख्या, 50% जनसंख्या जो है वो मायोपिक होगी 2050 तक। तो नियरली 65% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन रूरल एरियाज़, ये सबको पता ही है। एज अर्बनाइजेशन इंक्रीजेज सो डज द बर्डन ऑफ मायोपिया। तो जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, शहर का विकास हो रहा है, या ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वो शहर बनते जा रहे हैं, तो वहाँ पे मायोपिया का बर्डन भी बढ़ता जा रहा है। मायोपिया कैन बी ट्वाइस एज हाई अमंग अर्बन चिल्ड्रन व्हेन कंपेयर टू रूरल वंस। मायोपिया की जो बीमारी है वो शहरी बच्चों में ज़्यादा होगी या दोगुनी ज़्यादा होगी एज़ कंपेरिजन टू ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों से। तो ये जो सब दिक्कतें हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि साइंस से भी रिलेटेड न्यूज़ थी ये, कि साइंस में जो डिजीज़ आती है, साइंस में हम पढ़ते हैं मायोपिया, और साथ साथ ये हेल्थ रिलेटेड इशू भी है। तो ये हेल्थ रिलेटेड इशू GS2 में आता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इंडिया ईरान रिलेशंस की अगर बात करें, तो विद एन एरिया ऑफ 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ईरान के बारे में बात की जा रही है कि ईरान का एरिया 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और ईरान दुनिया का 18th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है किस किस के साथ? पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मीनिया, टर्की एंड इराक। आप सभी लोग इन सभी कंट्रीज़ की कैपिटल को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब की क्या क्या कैपिटल्स हैं, उनको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। एंड मैरीटाइम बॉर्डर्स किस किस से लगाता है? कुवैत के साथ, बहरीन के साथ, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE और ओमान। तो ये इनके साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि समुद्र के रास्ते जो बॉर्डर है वो इन कंट्री के साथ शेयर करता है, और लैंड बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान वगैरह के साथ। तो इन सभी कंट्रीज़ की कैपिटल्स क्या हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, तभी गाइस ये आपके याद होंगी। और तभी एग्जाम में अगर जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीलिम्स में हमेशा सवाल पूछा जाता है, 1 या 2 सवाल पूछ लेते हैं कि इस कंट्री की कैपिटल क्या है, या कुछ कंट्रीज़ की कैपिटल दे देंगे, मैच द फॉलोइंग करवा लेंगे, वो आप तभी कर पाएंगे। इन इट्स लॉन्ग हिस्ट्री इट हैज़ एक्सपीरियंस पीरियड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंपीरियल डोमिनेंस एंड फॉरेन ऑक्यूपेशन, एंड मोस्ट रिसेंटली अ रिवॉल्यूशन। तो ईरान में देखा गया है, पुरानी अगर हम हिस्ट्री देखें, लॉन्ग हिस्ट्री देखें ईरान की, तो उससे ये समझ में आता है कि वहाँ पे हमेशा या तो कॉन्फ्लिक्ट का पीरियड रहा है, कि वहाँ पे संघर्ष चलता रहा, इंपीरियल डोमिनेंस रहा, यानी कि जो कुछ राज परिवार थे उनका डोमिनेंस रहा, और फॉरेन ऑक्यूपेशन रहा, यानी कि दूसरे देशों ने उसके ऊपर कब्जा करके रखा, और अब वहाँ पे क्रांति हो रही है, रिवॉल्यूशन हो रहा है। ईरान हैज़ बीन कंसर्न्ड अबाउट नेशनल सिक्योरिटी गिवन इट्स लॉन्ग एंड पोरस बॉर्डर्स विद इराक एंड अफगानिस्तान। तो ईरान जो है वो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि उसका पोरस बॉर्डर है, यानी कि एक ऐसा बॉर्डर है जहाँ पे लोग इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इराक और अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में देखा जा रहा है कि तालिबान की रिजीम है, तो वहाँ पे ये डर है कि कुछ टेररिस्ट जो हैं वो, या ऐसे इंसर्जेंट्स जो ईरान के अंदर आके अराजकता फैला सकते हैं, कि वो इजीली अफगानिस्तान से ईरान में आ सकते हैं। रेफ्यूजीज़ हैव पोर्ड इन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड एन आर्म्ड एग्रेशन रिजल्टेड इन द डेकेड लॉन्ग वॉर विद इराक। तो रेफ्यूजीज़ जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रजीम आई है, तो अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग जो हैं पलायन करके रेफ्यूजी बन के वो ईरान के अंदर आ चुके हैं। विद पाकिस्तान देर वॉज अ मोमेंट ऑफ अनईज विद द बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971 बट वॉज सून सेट एट रेस्ट बाय इंडिया। पाकिस्तान के साथ भी ईरान के जो रिलेशंस थे वो कुछ ख़राब हो गए थे जब 1971 का वॉर हुआ था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। लेकिन उस टाइम पे इंडिया ने उस टाइम पे मेडलिंग की, और जो रिलेशन थे बिटवीन पाकिस्तान और ईरान वो सही हो गए थे। अक्टूबर 2003 में तेहरान डिक्लेरेशन हुआ, जो तेहरान ईरान की राजधानी है, तो तेहरान में मीटिंग हुई, वहाँ पे एक डिक्लेरेशन हुआ, वॉज रीच्ड बिटवीन ईरान एंड द यूरोपियन यूनियन। तो ईरान और यूरोपियन यूनियन के बीच में तेहरान डिक्लेरेशन हुआ अक्टूबर 2003 में। ईरान एग्रीड टू कोऑपरेट फुल्ली विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो उस टाइम पे तेहरान डिक्लेरेशन के तहत ईरान ने पूरा एग्री किया, कंप्लीटली एग्री किया कि वो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेगा, इंक्लूडिंग द एडिशनल प्रोटोकॉल के साथ भी कोऑपरेट करेगा, एंड टेम्पररीली सस्पेंड ऑल यूरेनियम एनरिचमेंट। और उस टाइम पे उसने सस्पेंड कर दिए जितने भी यूरेनियम एनरिचमेंट वो कर रहा था, सभी को उसने उस टाइम पे सस्पेंड कर दिया। इन सितंबर एंड अक्टूबर 2003 IAEA कंडक्टेड सेवरल फैसिलिटी इंस्पेक्शंस। तो उस टाइम पे कई सारे जगहों पे जहाँ पे ईरान के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट चल रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने इंस्पेक्शन किया। इन जुलाई 2015 जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन वाज कंक्लूडेड बिटवीन ईरान एंड द P5+1 एंड द यूरोपियन यूनियन। तो जुलाई 2015 में बराक ओबामा की गवर्नमेंट के दौरान, जिस टाइम पे US में बराक ओबामा रिजीम चल रही थी,
उस टाइम पे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ, JCPOA साइन हुआ, जो कि ईरान न्यूक्लियर डील के लिए साइन हुआ था। और ये कंक्लूड किया गया था बिटवीन ईरान और P5। P5 कौन है? P5 है परमानेंट मेंबर्स जो हैं, 5 देश जो परमानेंट मेंबर्स हैं UNSC के, साथ साथ एक जो यहाँ पे +1 कंट्री है, +1 का मतलब यहाँ पे जर्मनी, और साथ साथ वहाँ पे यूरोपियन यूनियन भी था। तो ये सभी कंट्रीज़ ने मिलकर JCPOA साइन किया था। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि JCPOA किस चीज़ से डील करता है, कौन कौन से कंट्रीज में इंक्लूडेड हैं। सवाल इससे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है लुकआउट सर्कुलर से। लुकआउट सर्कुलर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि अभी एक पर्सन इंडिया को छोड़ के जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको एयरपोर्ट पर डिटेन कर दिया गया, एयरपोर्ट पर उनको रोक लिया गया और उनको बाहर नहीं जाने दिया गया। तो अब पर्सन्स का कहना ये है कि जिनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है उनको ये पता ही नहीं होता कि उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर है। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर उस पर्सन को पता चल जाए कि उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, तो जो लुकआउट सर्कुलर का जो रेलेवेंस है या जिस लिए उसको रिलीज़ किया जाता है उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये लुकआउट सर्कुलर पहली बात तो क्या है? तो इट्स अ नोटिस टू स्टॉप एनी इंडिविजुअल वांटेड बाय द पुलिस। तो ये एक नोटिस है जिससे कि हम किसी भी इंडिविजुअल को रोक सकते हैं जिसको पुलिस के द्वारा वांट किया गया है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, और इवन अ बैंक फ्रॉम लीविंग और एंटरिंग द कंट्री, कि वो ना तो भारत या भारत का मतलब यहाँ पे किसी भी देश की अगर हम बात करें तो किसी भी देश को ना तो वो छोड़ सकता है ना ही एंटर कर सकता है थ्रू डेजिग्नेटेड लैंड, एयर एंड सी पोर्ट्स। तो चाहे वो ज़मीन की तरफ थ्रू जाए, एयर के थ्रू जाए या सी पोर्ट्स के थ्रू जाए। द इमिग्रेशन इज टास्क्ड टू स्टॉप एनी सच इंडिविजुअल अगेंस्ट हुम सच अ नोटिस एग्जिस्ट फ्रॉम लिविंग और एंटरिंग द कंट्री। तो जो इमिग्रेशन ब्यूरो होता है वो किसी भी पर्सन को ना तो भारत छोड़ने देगा ना भारत में एंटर करने देगा। भारत के अंदर 86 इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स हैं इस टाइम पे। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत में कितने इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स हैं? 86 है। तो LOC कौन इशू करता है, यानी कि लुकआउट सर्कुलर कौन इशू करता है? तो अ लार्ज नंबर ऑफ एजेंसीज़ हैं, जैसे कि CBI, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनकम टैक्स, स्टेट पुलिस और बैंक्स, ये सभी लोग जो हैं ये LOC डिक्लेयर कर सकते हैं, LOC जारी कर सकते हैं। ऑफिसर शुड नॉट बी अ बिलो ऑफ रैंक ऑफ DM, या तो वो DM होना चाहिए कम से कम, या SP होना चाहिए, या डिप्टी सेक्रेटरी होना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट का, वो ही लोग LOC को जारी कर सकते हैं। तो बैंक्स को ऑथोराइज़ किया गया है। जब से भारत के कुछ बड़े बिजनेसमैन भारत छोड़ के भागे हैं कुछ फ्रॉड करने के बाद, जैसे कि विजय माल्या हुए या नीरव मोदी हुए, उसके बाद से बैंक्स को भी परमिशन दे दी गई थी, बैंक्स को भी अलाउ कर दिया गया था, एम्पावरमेंट किया गया था बैंक्स का भी कि आप LOC जारी कर सकते हो। तो आफ्टर सेवरल बिजनेसमैन इंक्लूडिंग लिकल बैरन, जो विजय माल्या थे, बिजनेसमैन थे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, जब से वो देश छोड़ के भागे हैं ऑन डिफॉल्टिंग द लोन्स, तो MHA ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने 2018 में चेंजेस लाए 2010 की गाइडलाइंस में, ऑथराइजिंग द चेयरमैन, MD और जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं कि वो LOC जनरेट कर सकते हैं, लुकआउट सर्कुलर जनरेट कर सकते हैं अगेंस्ट पर्सनस हु कुड बी डेट्रीमेंटल टू इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। उन पर्सनस के खिलाफ जो कि इकोनॉमिकली डेट्रीमेंटल हो सकते हैं भारत देश के लिए, तो उन सब के खिलाफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो चेयरमैन हैं या MD हैं वो लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है केस अगेंस्ट मेहुल चोकसी। अगर हम मेहुल चोकसी के खिलाफ केस देखें तो डोमिनिका ने, जो डोमिनिका कंट्री है, उसने ड्रॉप कर दिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट डायमंड टायर मेहुल चोकसी हु वाज एक्यूज्ड ऑफ इलीगली एंटरिंग द कंट्री इन मई 2021। तो डोमिनिका जो कंट्री है, वेस्ट इंडीज़ अगर आप रीजन देखेंगे या कैरिबियन रीजन देखेंगे तो वहाँ पे आपको कंट्री मिलेगा डोमिनिका। तो उसने मेहुल चोकसी के खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसको ड्रॉप कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है, जिसके ऊपर मेहुल चोकसी के ऊपर यह आरोप लगा था कि उसने डोमिनिका में इलीगली एंटर किया है मई 2021 में। मिस्टर चोकसी इज़ वांटेड बाय द CBI। मिस्टर चोकसी जो है CBI और ED के द्वारा वांटेड हैं फॉर हिज रोल इन द ₹13,578 करोड़ रुपीज़ पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड। तो PNB का 13,500 करोड़ से भी ज़्यादा का जो नुकसान करके या घोटाला करके जो गए हैं मिस्टर चोकसी, तो उसके लिए CBI और ED जो हैं उन्होंने उनको वांटेड लिस्ट पर रख रखा है। मिस्टर चोकसी फ्लू आउट ऑफ इंडिया इन जनवरी 2018 में वो भाग गए थे यहाँ से एंटीगुआ, और 23 मई 2021 को ही वेंट मिसिंग फ्रॉम एंटीगुआ एंड बारबुडा, और बाद में वो डोमिनिका में पाए गए वेर ही वॉज डिटेन्ड ऑन चार्जेस ऑफ इलीगल एंट्री। तो वहाँ पे उनको इलीगल एंट्री की वजह से उनको पकड़ लिया गया डोमिनिका में। इंडिया इज़ करंटली परसुइंग इट्स रिक्वेस्ट फॉर हिज एक्सट्रेडिशन इन एंटीगुआ। तो इंडिया अभी ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए एंटीगुआ में। और CBI फाउंड दैट चोकसीज कंपनीज वर फ्रॉडेंटली इशूड 16 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एंड 58 फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट्स। तो ये CBI ने ये भी पाया कि चोकसी कंपनीज़ ने ये सब चीज़ें इशू की हैं
इंडिया डज नॉट हैव एन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद एंटीगुआ एंड बारबुडा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ये ट्रीटी होती है जिसमें अगर दो कंट्रीज़ आपस में एक्स्ट्राडाइट कंट्रीज़ हो चुके हैं या एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की है, तो उसमें ये होगा कि अगर एक पर्सन के ऊपर केस भारत में चल रहा है तो दूसरा देश जो है उस पर्सन को भारत भेजने में हेल्प करेगा। या मान लेते हैं कि भारत में कोई पर्सन है और उसका केस अगर यूएई की मैं अगर बात करूँ तो जैसे इंडिया और यूएई का अगर एक्स्ट्राडिशन पैक्ट है, तो अगर कोई पर्सन का केस इंडिया में यूएई में चल रहा है और वो पर्सन इंडिया में है, तो यूएई चाहेगा कि इंडिया से उस पर्सन को यूएई में भेज दिया जाए। तो लाइकवाइज इंडिया का अभी एंटीगुआ बारबुडा के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ पे साइन नहीं हुआ है। हावेवर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना यह है कि 3 अगस्त 2018 का एक ऑर्डर था जिसमें ये कहा गया था उसके प्रोविजंस में कि एक्स्ट्राडिशन एक्ट जो आया है 1962 का, वो अप्लाई होगा एंटीगुआ और बारबुडा पे विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफाइंग इंडिया एज अ डेजिग्नेटेड कॉमनवेल्थ कंट्री अंडर द एक्स्ट्राडिशन एक्ट ऑफ एंटीगुआ एंड बारबुडा ऑन सितंबर 17, 2001 कि 2001 का जो कॉमनवेल्थ कंट्री डेजिग्नेटेड कॉमनवेल्थ कंट्री डिक्लेयर करा जा चुका है इंडिया को अंडर द एक्स्ट्राडिशन एक्ट ऑफ एंटीगुआ एंड बारबुडा। तो इस वजह से एंटीगुआ और बारबुडा जो है वो किसी भी पर्सन को एक्स्ट्राडाइट कर सकता है भारत में। इंडिया इज़ करेंटली परसुइंग इट्स रिक्वेस्ट फॉर मिस्टर चोक्सीज एक्स्ट्राडिशन इन द कोर्ट देयर। तो भारत अभी रिक्वेस्ट कर रहा है एंटीगुआ एंड बारबुडा की सरकार से कि वो मिस्टर चोक्सी को एक्स्ट्राडाइट करें भारत में। ही इज़ ऑल्सो फेसिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, वो लीगल प्रोसीडिंग भी फेस कर रहे हैं, चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ हिज एंटीगुअन सिटीजनशिप। ये भी देखा जा रहा है कि जो नीरव मोदी का कहना यह है या मेहुल चोक्सी का कहना यह है कि उनके पास एंटीगुआ की सिटीजनशिप है, तो उसके ऊपर भी केस चल रहा है एंटीगुआ में। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि पीएम टू अटेंड टोक्यो लॉन्च ऑफ द यूएस ट्रेड इनिशिएटिव कि प्राइम मिनिस्टर ने जो यूएस ने जो ट्रेड इनिशिएटिव एक लॉन्च किया है जापान के अंदर, तो उसको अटेंड करेंगे और इंडिया ने उसको ज्वाइन भी किया है। तो यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेंस अनवीलिंग ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी इन टोक्यो। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी को लॉन्च किया गया है टोक्यो जापान में बाय द यूएस प्रेसिडेंट। मिस्टर मोदी's attendance at the event is a significant step towards building economic ties among क्वाड कंट्रीज़। तो क्वाड कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक टाइज बनाने के लिए मिस्टर मोदी की जो वहाँ पर अटेंडेंस रही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही। क्वाड कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? 4 देश हैं, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन द इंडो पैसिफिक 2 ऑफिशियल्स वर हेजिडेंट टू बिल्ड द आईपीएफ एज अ काउंटर टू द आरसीईपी। तो जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं भारत सरकार के, उनका कहना ये है कि आईपीईएफ जो है, जो कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, वो आरसीईपी का राइवल नहीं है। या 17 नेशंस का जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है टीपीपी, इन दोनों के चाइना क्योंकि मेंबर हैं और इंडिया ने आरसीईपी ज्वाइन नहीं किया था, तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि जो आईपीईएफ है वो इनका काउंटर नहीं है। फोकस ऑन द डिजिटल इकोनॉमी, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स। तो जो फोकस है आईपीएफ का वो होगा डिजिटल इकोनॉमी पे, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स पे। 4 मेन पिलर्स हैं। तो 4 मेन पिलर्स कौन कौन से हैं आईपीएफ के? एक तो है ट्रेड, फिर सप्लाई चेन रिजिलियंसी, क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बनाइजेशन, टैक्सेस एंड एंटी करप्शन मेजर्स। तो ये सभी जो हैं इनके पिलर्स हैं। ग्रुपिंग विच इंक्लूड 7 आउट ऑफ 10 मेंबर्स ऑफ द आसियान। तो आसियान के 10 मेंबर्स में से 7 मेंबर ऐसे हैं जो इसके मेंबर हैं, 3 मेंबर वो इसके मेंबर नहीं हैं आईपीएफ के, जो कि चाइना प्रो हैं। ऑल 4 क्वाड कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, न्यूजीलैंड इसका मेंबर है, जो दुनिया की 40% ग्लोबल जीडीपी रिप्रेजेंट करते हैं ये सभी देश मिलके। आईपीएफ वुड नॉट बी अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूएस प्रेसिडेंट का कहना यह है कि आईपीईएफ जो है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है, ये अपना एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। नॉर आर कंट्रीज एक्सपेक्टेड टू डिस्कस रिड्यूसिंग टैरिफ्स और इंक्रीजिंग मार्केट एक्सेस। और ना ही ये उम्मीद की जाएगी कंट्रीज से कि वो टैरिफ्स को रिड्यूस करने की बात करें या अपने यहाँ पे मार्केट एक्सेस को इंक्रीज करने की बात करें। इन दैट सेंस आईपीएफ वुड नॉट सीक टू रिप्लेस। तो आईपीएफ रिप्लेस नहीं करेगा, ना तो 11 नेशंस का जो सीपीटीपीपी है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ना तो उसको करेगा और ना ही जिसको यूएस ने 2017 में छोड़ दिया था, और ना ही आरसीईपी को करेगा जिसका कि चाइना मेंबर है। 3 आसियान कंट्रीज़ जो कि चाइना के क्लोज़र हैं, यानी कि म्यांमार, कंबोडिया और लाओस, वो आईपीईएफ के मेंबर नहीं हैं। तो 10 आसियान मेंबर्स में से 7 आसियान मेंबर्स हैं इसके, 3 नहीं है। 3 कौन कौन से नहीं हैं? म्यांमार नहीं है, कंबोडिया नहीं है और लाओस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आईपीएफ प्लान फॉलोज अ यूएस प्लान फॉर अ ब्लू डॉट नेटवर्क। तो ब्लू डॉट नेटवर्क यूएस ने लॉन्च किया था। जिस तरह से चाइना ने 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया था, उसी प्रकार से यूएस ने भी ब्लू डॉट नेटवर्क यूज़ किया था, लॉन्च किया था टू सर्टिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सर्टिफाई करने के लिए अगेंस्ट ए सेट ऑफ क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स विच, जो कि लॉन्च किया था यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर 2018
19 में। तो इंडिया ज्वाइन कर रहा है ब्रिटेन के जो न्यू ट्रेड इनिशिएटिव है फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। क्वाड फोकस इज ऑन एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस सच एज ट्रेड। अब क्वाड का क्या फोकस है यहाँ पे? क्वाड का फोकस है कन्वर्जेंस पे, किन किस की चीज़ की? ट्रेड की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्लाइमेट चेंज की और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ की। तो इतने आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि बेबी फूड अराइव्स इन यूएस फ्रॉम जर्मनी। यूएस में देखा जा रहा है कि जो बेबी फूड है उसकी कमी हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो जर्मनी से जो पैक्ड बेबी फूड है उसको लाया गया है। 70,000 पाउंड्स ऑफ बेबी फार्मूला टू टाइड ओवर सेवरल शॉर्टेज। तो स्कारसिटी ऑफ मेडिकल ग्रेड बेबी फार्मूला कॉज्ड बाय प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स एंड सप्लाई चेन इशूज़। तो सप्लाई चेन इशू की वजह से और प्रोडक्शन प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी बेबी फार्मूला की। जो बेबी फूड होता है ये वो बच्चे जो दूध पीते हैं जिनको काऊ मिल्क जिनको सूट नहीं होता, तो वो बच्चे जो हैं वो पाउडर वाला दूध पीते हैं। हैज़ क्रिएटेड ग्रेव प्रॉब्लम्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ पेरेंट्स हुज इन्फेंट्स एलर्जिक टू काउज मिल्क प्रोटीन एंड रिलाई ऑन इट। तो जो काऊ का जो मिल्क प्रोटीन है अगर किसी को उससे एलर्जी है तो उन बच्चों के लिए पाउडर दूध आता है, तो वो उसकी कमी हो गई थी यूएस में, जिसको जर्मनी ने पूरा किया है। नेक्स्ट GS3 से न्यूज़ आ रही है कि वर्ल्ड में हैव लॉस्ट 11.2 करोड़ जॉब्स। तो ये ILO का कहना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना ये है कि 11 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो दुनिया ने खोई हैं। द जेंडर गैप इन इंडियाज़ एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इज़ मैंशनड इन द रिपोर्ट ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो वर्ल्ड ऑफ वर्क एक रिपोर्ट आई थी, वहाँ पे जेंडर गैप जो है इंडिया के एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में उसको मैंशन किया गया है। रिपोर्ट का कहना यह है कि बोथ इंडिया एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़, इसमें से इंडिया नहीं है, इसमें एक्सक्लूडिंग इंडिया, एक्सपीरियंस द डेटियोरेशन ऑफ द जेंडर गैप इन वर्क आवर्स। तो जेंडर गैप जो है वर्क आवर्स में, तो उसमें डेटियोरेशन आया है इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2020। तो 2020 और 2021 में जिस टाइम पे कोरोना चल रहा था, कोरोना वायरस पैंडेमिक पूरा जोरों पे था, उस टाइम पे देखा गया है कि जो मेन और वीमेन जो काम कर रहे थे उनकी कंडीशंस में बहुत ज़्यादा कमी आई है। फॉर एवरी 100 वीमेन एट वर्क प्रायर टू द पैंडेमिक 12.3 वीमेन वुड हैव लॉस्ट देयर जॉब एज एन एवरेज। तो ये पाया गया कि अगर पेंडेमिक से पहले 100 औरतें काम कर रही थी तो उनमें से 12.3 महिलाएं जो हैं उन्होंने अपनी नौकरी खो दी है इस पेंडेमिक के टाइम पे। और अगर पुरुषों में देखा जाए तो अगर पेंडेमिक से पहले 100 पुरुष काम कर रहे थे तो उसमें से 7.5 पुरुषों ने अपनी जॉब खोई है। द राइज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हर फील्ड में इस्तेमाल होने जा रहा है आजकल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चिप्स हैं उसका किस तरह से राइज़ हो रहा है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो AI चिप्स विद देयर हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री पैकेजिंग, मेमोरी स्टोरेज एंड इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजीज मेक इट पॉसिबल टू इन्फ्यूज़ AI इनटू अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एप्लीकेशंस। अब AI चिप्स हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। टू हेल्प टर्न डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, जिससे कि हम डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकें और बाद में उसको नॉलेज में कन्वर्ट कर सकें एंड देन इनटू नॉलेज। जो यूज़ है AI चिप्स का वो एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए हो रहा है, NLP के लिए, कंप्यूटर विजन के लिए, रोबोटिक्स में, नेटवर्क सिक्योरिटी में, कई सारे सेक्टर्स में, चाहे वो ऑटोमोटिव सेक्टर हो, IT हो, हेल्थ केयर हो यानी कि हेल्थ के लिए हो, और रिटेल हो। हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द राइज इन डिमांड फॉर चैटबॉट्स एंड ऑनलाइन चैनल्स, जैसे कि ऑनलाइन चैनल्स भी हैं, मैसेंजर, स्लैक, और जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम हमको पता ही हैं कि हम डेली बेसिस पे जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रही है। एनवीडिया कॉरपोरेशन, इंटेल, IBM, अल्फ़ाबेट, सैमसंग, एप्पल, ये सभी लोग जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो चिप है उसको बनाने के लिए जो की प्लेयर्स हैं वो सभी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मार्केट लीडर एनवीडिया रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स H100 GPU यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट विच इज सेट टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल AI एक्सीलरेटर्स पैक्ड विद 80 बिलियन ट्रांजिस्टर्स। तो H100 GPU जो लॉन्च किया है एनवीडिया ने, जो कि माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलरेटर है, जिसके अंदर 80 बिलियन ट्रांजिस्टर्स लगे हैं। तो अगर बात की जाए कि AI चिप्स क्या हैं, तो AI चिप्स जो हैं वो बिल्ड की जाती हैं विद स्पेसिफिक आर्किटेक्चर एंड हैव इंटीग्रेटेड AI एक्सेलरेशन टू सपोर्ट डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशन। तो डीप लर्निंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। डीप लर्निंग जिसको हम एक्टिव न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं, डीप लर्निंग कॉमनली इसको कहा जाता है एक्टिव न्यूरल नेटवर्क या डीप न्यूरल नेटवर्क, ये सबसेट है मशीन लर्निंग का। तो मशीन लर्निंग के अंदर ही ये चीज़ें आती हैं एंड कम्स अंडर द ब्रॉडर अम्ब्रेला ऑफ AI। और ये बाद में एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जो अम्ब्रेला है, जो अगर हम ब्रॉडर अम्ब्रेला कहें यानी कि ब्रॉडर टर्म कहें, तो ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आती है, यानी कि मशीन लर्निंग भी AI के अंदर ही आती है। It combines a series of computer commands or algorithms that stimulate activity in brain structure। तो ये डिफरेंट है कि ट्रेडिशनल चिप से अगर हम बात करें तो येस ट्रेडिशनल चिप से डिफरेंट हैं।
व्हेन ट्रेडिशनल चिप्स कंटेनिंग प्रोसेसर कोर एंड मेमोरी perform computational tasks, they continuously move commands and data between the two hardware components. और ये जो चिप्स हैं however are not ideal for AI applications. जो ट्रेडिशनल चिप्स हैं उनको हम AI एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, एज दे वुड नॉट बी एबल टू हैंडल हायर कंप्यूटेशनल नेसेसिटीज़ ऑफ AI वर्कलोड्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वर्कलोड है उसमें बहुत ज़्यादा पावर की डिमांड होती है, तो वो जो ट्रेडिशनल चिप्स हैं उसको फुलफिल नहीं कर सकती. नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि इंडिया टू स्पेंड $26 बिलियन टू कर्ब इन्फ्लेशन. तो भारत जो है इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, जो मुद्रास्फीति दर है उसको कम करने के लिए $26 बिलियन स्पेंड करने जा रहा है. तो द इंडियन गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग स्पेंडिंग एन एडिशनल ट्रिलियन रुपीज़ यानी कि $26 बिलियन इन 2022-23 फिजिकल ईयर टू कुशन कंज्यूमर्स फ्रॉम राइजिंग प्राइसेस एंड फाइट मल्टी ईयर हाई इन्फ्लेशन. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स टू बी राउटेड थ्रू एनपीजी. तो जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उनको एनपीजी के थ्रू राउट किया जाएगा. तो जितने भी एनपीजी क्या है, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है, यानी कि जो ऑल लॉजिस्टिक्स एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी लॉजिस्टिक्स के प्रोजेक्ट्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 500 करोड़ रुपए से ऊपर के जो प्रोजेक्ट हैं वो नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के तहत आएंगे. ये नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप बनाया गया है पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव के तहत विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत, इशूइंग द नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस एंड क्रिएशन ऑफ द नेशनल मास्टर प्लान डिजिटल प्लेटफॉर्म. जो कि अपने आप में एक नेशनल मास्टर प्लान डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ये देखेगा रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे कि क्या प्रोग्रेस हो रही है उस इनिशिएटिव में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो इसके तहत बन रहा है, और वो प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए से ऊपर का होना चाहिए. नेक्स्ट न्यूज़ आती है द क्रिप्टो करेंसी प्राइस फॉल. हाल ही में देखा गया था अभी कुछ दिनों पहले कि क्रिप्टो करेंसी बहुत तेज़ी से गिरी है. तो क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन हुआ या कोई भी करेंसी जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही थी, सभी करेंसीज उनके प्राइसेस एकदम से गिर गए हैं. तो उसके ऊपर न्यूज़ बढ़ रही है कि बिटकॉइन वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट क्रिप्टो करेंसी इज़ डाउन मोर देन 50% फ्रॉम एन ऑल टाइम हाई प्राइस ऑफ $68,000 विच इट अचीव्ड लास्ट नवंबर. तो पिछले नवंबर 2021 में एक बिटकॉइन का दाम $68,000 पहुंच गया था, और अभी देखा गया है कि उसका दाम 50% से भी ज़्यादा गिर गया है. द प्राइसेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल क्रिप्टो करेंसीज हैव सीन अ सिमिलर स्टीप डाउनवर्ड मूवमेंट ओवर द लास्ट मंथ. तो पिछले महीने देखा गया, यानी कि पूरे मई के महीने में अगर हम देखें तो जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं सभी में स्टीप डाउनवर्ड आया है. यानी कि सभी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो एथीरियम हो, या कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी हो, सभी के दाम गिरे हैं. द इन्फ्लेशन विच हैज़ कम अबाउट ड्यू टू द वॉर इन यूक्रेन. अब इन्फ्लेशन किसके वजह से आ रहा है? यूक्रेन के वॉर के वजह से आ रहा है, और सब्सिक्वेंट डिसरप्शन जो गई हैं ग्लोबल सप्लाई चेन में, इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर दिस डाउनवर्ड ट्रेंड. बिटकॉइन वैल्यू ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड बाय द फेट ऑफ अ स्टेबल कॉइन कॉल्ड टेरा यूएसडी. तो टेरा यूएसडी जो अपने आप में एक स्टेबल कॉइन था, उसकी वैल्यू या जो उसकी किस्मत थी या उसकी जो वैल्यू थी वो भी गिरी है. तो इस वजह से भी बिटकॉइन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है. ऑन May 23 टेरा यूएसडी वॉज ट्रेडिंग बिलो 7 cents and had tried selling its Bitcoin reserves to keep its cryptocurrency peg intact. That among other things could have played a part in Bitcoin value side. स्टेबल कॉइन क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें पता होनी चाहिए कि स्टेबल कॉइन्स आर अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी दैट सीक टू होल्ड देयर वैल्यू स्टडी इवन इफ द बिटकॉइन ऑफ द वर्ल्ड हैव अ रॉकी जर्नी. यानी कि अगर बिटकॉइंस की जर्नी, अगर बिटकॉइंस में प्रॉब्लम भी आ रही हो, फिर भी स्टेबल कॉइन एक ऐसा कॉइन होता है जो चाहता है कि उसकी करेंसी या उसकी जो वैल्यू है वो स्टेबल रहे. तो दे डू बाय पैकिंग टू अ करेंसी सच एज द डॉलर. तो अब ये क्या, जो भी स्टेबल कॉइन होता है वो क्या करता है, वो अपनी वैल्यू को किसी एक स्टेबल करेंसी के हिसाब से जोड़ देता है. जिस तरह से कि टेरा यूएसडी ने अपनी वैल्यू को एक डॉलर से मैच कर दिया कि जैसे जैसे यूएस डॉलर बढ़ेगा या घटेगा, वैसे वैसे टेरा यूएसडी भी बढ़ेगा या घटेगा. तो कुछ फैक्ट्स देखते हैं प्रीलिम्स के लिए. तो इंटरनेशनल डे जो है बायोडाइवर्सिटी का, वो 22 मई को मनाया जाता है. इतना आपको बताना चाहिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन May 22. कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि May 4 को हम सेलिब्रेट करते हैं कोल माइनर्स डे भारत में. तो अब कुछ क्वेश्चन हैं इसके ऊपर. तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि दिस टर्म फर्स्ट केम इनटू यूज इन 1759. तो सबसे पहले हमने इस टर्म को 1759 में इस्तेमाल करना शुरू करा. एंड वॉज यूज टू डिनोट एंटिटीज़ दैट वर ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग. और ये उन एंटिटीज़ के लिए है जो हम खोद कर जो ज़मीन के अंदर से निकालते हैं और जो धरती के अंदर हमें गड़ी हुई पाई जाती है, फाउंड बरीड इन द अर्थ. और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से द टर्म कैन ऑल्सो रेफर टू अ लॉन्ग डेड ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी बर्न्ड फॉर एनर्जी. उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं. सेकंड क्वेश्चन है कि एक एक्स है जो कि 10 लेटर का है, वो हाईएस्ट रैंक है कोल का. तो कोल का हाईएस्ट रैंक कौन है? एंथ्रासाइट है. और
फिर वाई जो है वो 7 लेटर का है, जिसको ब्राउन कोल भी कहा जाता है, और वो लोएस्ट ग्रेड है कोल का, तो लोएस्ट ग्रेड लिग्नाइट है, तो एक्स एंथ्रासाइट हो गया और वाई लिग्नाइट हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था। नेशनल ग्रिड इज़ द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क है भारत में, और वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेशनल सिंक्रोनस ग्रिड्स है दुनिया का। लेकिन दो भारत की टेरिटरीज ऐसी हैं जो इससे नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। सिंपल चीज़ है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स ऐसे हैं जो कि कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि दोनों में ये दोनों समुद्र पार करने के बाद जाना पड़ेगा इन दोनों जगहों पे। इस वजह से ये भारत का जो नेशनल ग्रिड है उससे कनेक्टेड नहीं है। फिर 2012 की एक बॉलीवुड फिल्म आई थी जिसमें रिचा चड्ढा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रोल प्ले किया, अमंग अदर्स, रिवॉल्व्स अराउंड द कोल माफिया ऑफ धनबाद। जो धनबाद झारखंड का जो कोल माफिया है उसके अलॉन्ग इसकी स्टोरी चलती है, एंड द पावर स्ट्रगल्स। तो ये मूवी का नाम क्या है? गैंग्स ऑफ वासेपुर। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस मूवी रही है अपने टाइम पे ये। दिस सेट ऑफ नेचुरल गैस पाइपलाइंस इन यूरोप, अभी यूरोप का एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है, रन अंडर द बाल्टिक सी फ्रॉम रशिया टू जर्मनी, और इसके ऊपर कई सारे प्रेशर आ रहा है रशिया के ऊपर कि इस जो प्रोजेक्ट है इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते। तो इसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट अमंग द 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इन 1906। तो ओपेक के कौन मेंबर्स नहीं है? तो ओपेक के मेंबर्स कौन कौन से नहीं है? यूएई इसमें मेंबर नहीं है। तो ईरान, इराक, वेनेजुएला और सऊदी अरेबिया मेंबर्स हैं, यूएई मेंबर नहीं है। Natural gas can emerge from the ground and cause internal fires. In ancient Greece, gas flames near ancient Lycia did not die by day or night, contributing to the legend of a popular fire-breathing creature. तो उसको क्या बोलते थे? उसको चिमायरा बोलते थे। तो इतना आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे पे और वर्ल्ड बीज डे पे, जो कि 20 मई को मनाया जाता है। तो कहा जा रहा है कि हु वाज मे 20 चूजन फॉर वर्ल्ड मेट्रोलॉजी इन वर्ल्ड बीज डे। तो 20 मई को क्यों चुना गया? द डे इज़ द जो ये जो डेट है 20 मई की जो डेट है ये एनिवर्सरी है साइनिंग ऑफ द मेट्रिक कन्वेंशन 1875 का। और जो 20 के लिए इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एंटन जेंसा जो हैं, जो पायनियर थे बी कीपिंग के, वो 1734 में 20 मई के दिन पैदा हुए थे। तो साइंस स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि 7 एसआई यूनिट्स हैं, उसमें से पूछा जा रहा है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए और इलेक्ट्रिक करंट के लिए कौन कौन सी एसआई यूनिट है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला है और करंट के लिए एम्पियर है। हनी बीज जो हैं वो कॉलोनीज़ में रहती हैं, जिनको हाइव्स भी, छत्ता भी कहते हैं। तो कौन कौन सी 3 तरह की बीज होती हैं कि 3 तरह की जो कॉलोनीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो एक क्वीन बी होती है, एक वर्कर्स होती हैं और एक ड्रोन्स होती हैं। तो ड्रोन्स जो है वो मेल्स हैं, वर्कर्स फीमेल है और क्वीन भी फीमेल है। तो क्वीन सिर्फ एक होती है, वर्कर्स बहुत सारे और ड्रोन्स बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन साइंटिस्ट है जिनके नाम पे एक वैल्यू रखी गई है, जिसके जो वैल्यू है वो है 6.022 × 10⁻23। तो ये जो है ये एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं इसको। तो एमिडियो एवोगैड्रो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीज व्हाट इज़ द रॉयल जेली? तो रॉयल जेली क्या है? इट इज़ द स्पेशल फूड फेड बाय वर्कर्स, यानी वर्कर जो बीज हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं, वर्कर बीज, टू अ यंग लार्वा टू मेक इट इनटू अ क्वीन बी, जिसके से उसको क्वीन बी बनाया जा सके। जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं असाइन करता है स्पेशल नेम टू 22 डिराइव्ड यूनिट्स विच इंक्लूड्स 2 डायमेंशनलेस डिराइव्ड यूनिट्स। तो 2 डायमेंशनलेस डिराइव्ड यूनिट्स कौन कौन सी हैं? एक तो है रेडियन और एक है स्टीरेडियन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। 2 वर्ड का टर्म बताइए यूज फॉर द मूवमेंट परफॉर्म बाय हनी बी। तो हनी बी के मूवमेंट से जो परफॉर्म होता है वो कौन सा है? वो है वैगल डांस। तो जो वैगल डांस है वो कौन करता है? वो हनी बीज करती हैं। तो हाउ हैज़ विलियम थॉमसन द फेम्ड ब्रिटिश मैथमेटिशियन, मैथमेटिकल फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर बीन इमोर्टलाइज्ड एज रिगार्ड द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जो विलियम थॉमसन है, ही वाज द फर्स्ट बैरन केल्विन एंड गिव्स हिज पीरेज नेम टू द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो उन्होंने टेम्परेचर को अपना नाम दे दिया, केल्विन यूनिट के नाम से फेमस है ये, कि केल्विन यूनिट के नाम से फेमस है टेम्परेचर में। चलिए दैट्स इट। तो ये थे करंट अफेयर्स। गाइस कोई भी डाउट आता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, कोई भी आपका सजेशन है सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।